A very good day to all of you. Welcome to Electron Physics classes. So, physics with me. Now, if you have gone through my last video जो कि मैंने टाइम डायलेशन के ऊपर रिकॉर्ड किया था और आपने उसको enjoy करा होगा, so you are gonna really understand that what I'm gonna teach you today. और आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, that is introduction to ourselves, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे जीवन में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करने वाली है। अभी तक के आर्टिकल्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है और आज हम सब मिलके क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सो द आर्टिकल टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड इंट्रो। और बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट इनटू दिस आइडिया एंड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट्स अ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी बिहेवियर है जो कि हम अपने दिमागों में डेवलप करते हैं। जैसे ये सन का विजुअल है, उसके आसपास एक कुछ लाइंस बनी हुई हैं जिसको हम magnetic field lines बोल रहे हैं. This is an imagery which is given by the NASA. So let's see that what the NASA has in store for us. If it's in front of you, you can see these lines actually moving. It's moving out of it and it's terminating back on the sun. So it's something like a shield around the sun. Or how does this behavior? The particles, there are some particles, you can see some, there are some particles which are emitting from there. So this is an imagery from the NASA. So what I am gonna do so is provocate an idea inside your mind. Actually मैं तो क्यों ले रहा हूँ, एक प्रीवियस आइडिया से थॉट प्रोवोकेशन है जो कि आइंस्टाइन ने हमें दी थी. लेट मी शो यू व्हाट ही प्रोवोक्ड इन आवर माइंड्स बेसिकली. So what is going to come on your screen is supposed to be the visualization of the exchange of energy, where you can see that there are two charged particles which are in motion towards the right. Both of them are moving towards the right as they can appear to you. और जब एक चार्ज पार्टिकल जो पहले इनिशियल पोजीशन पे था तो उसने एनर्जी को रिलीज करा, लेकिन जो सेकेंड चार्ज पार्टिकल को जब वो एनर्जी मिली, जब सेकेंड चार्ज पार्टिकल का इंटरैक्शन हुआ पहले वाले चार्ज पार्टिकल के साथ में, तो दोनों पार्टिकल्स अपनी जगह को छोड़ चुके थे और सेकेंड पार्टिकल भी किसी और लोकेशन पे था और फर्स्ट पार्टिकल भी किसी और लोकेशन पे था. मतलब जिस इंस्टेंट पे एनर्जी रिलीज हुई थी तो तब लोकेशन कुछ और था और जब इंस्टेंट पे सेकेंड चार्ज पार्टिकल को वो एनर्जी इंटरैक्ट हुई तो उनकी लोकेशंस बदल चुकी थी. इट्स एन आइडिया ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी when they are in motion, when the charged particles are supposed to be in the motion. लास्ट वीडियो में भी हमने इस बात के ऊपर बहुत ध्यान लगाया था कि स्टेशनरी चार्ज और मूविंग चार्ज के बिहेवियर में क्या फ़र्क होता है और हमने एक निष्कर्ष निकाला था जो कि हमारे प्रीवियस आर्टिकल्स में भी दर्ज है. समझ में आ चुका है हमें ये आइडिया कि स्टेशनरी चार्ज अगर है सो यू कैन थिंक ऑफ एक्सपीरियंसिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ इट. आप उससे ज़्यादा उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. और दूसरा अगर कोई स्टैटिक चार्ज पार्टिकल होगा सो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर, राइट? एंड देन इफ इट कम्स टू द मूविंग चार्ज, द स्टोरी एंटायरली चेंजेस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा. एंड बिकॉज ऑफ द रिलेटिविटी एस्पेक्ट्स देयर इज एन एक्स्ट्रा फील्ड विच इज सपोज टू बी क्रिएटेड, जो कि आज हम समझने वाले हैं कि वो एक्स्ट्रा फील्ड कौन सी है. तो नाम तो पहले ही दे देते हैं. सो इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो आप बहुत आराम से. ईएम फील्ड बोल सकते हैं इसको, ईएम फील्ड. इसका मतलब ये है कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने वाला है. और ये सब क्यों होने वाला है? बिकॉज ऑफ द टाइम डायलेशन चेक. हमने टाइम डायलेशन का चेक लास्ट लेक्चर में कर लिया था और उसके वजह से हमने एक फैक्टर क्रिएट करा था, दैट वाज गामा, विच वाज इक्वल टू टाइम डायलेशन फैक्टर. और उसका मैथमेटिकल वर्जन फॉर्मूला क्या है? दैट्स 1/रूट ऑफ 1 minus v square upon c square, where v is supposed to be the speed at which the frame is moving and because of which the time effects gets dilated. हमने ऐसा सोचा था, समझा था, डिराइव किया था कि अगर कोई मूविंग फ्रेम होगा तो उसमें जो ऑब्जर्व टाइम है that time is gonna get slower. It's gonna take a longer time to observe the same event if you are moving in a frame which is already moving. So you will be finding that the time observed is longer. So हमने उस रिजल्ट को चेक ऑन करा था that t was supposed to be equal to gamma into t naught, where t was the time observed in the moving frame and t naught was supposed to be the time to be observed in the stationary frame, right? So t was supposed to be in the moving frame condition and t naught was supposed to be in the stationary frame condition. And if it was so हम इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं
कि स्टेशनरी फ्रेम में वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू टी अपॉन गामा. In the stationary frame, the observed behavior is as in the moving and divided by the gamma. Right? That's what we have learned this as an idea. And एक चीज़ लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताई थी, वैसे ट्विन पैराडॉक्स बताया था. It was a freezing and a stopping of the clock. Of course, if something is moving with the speed of light, if something, वैसे होता नहीं है कुछ ऐसा, अगर हो जाए, if a frame starts moving with the speed of light, इसका मतलब v की वैल्यू c के बराबर हो जाएगी. If it happens so, then check in the value for the gamma. Gamma will become as 1 upon under root of 1 minus c square by c square, क्योंकि v की वैल्यू c हो गई है. So 1 minus 1 हो जाएगा. 1 minus 1 कितना हो रहा है? 0. So what will be gamma? That is 1 upon 0. And what is 1 upon 0? That's a pretty large value. That means it's an infinite value. So gamma is going to become what? Infinite. In that condition, when you're using t as equal to gamma into t naught, अब gamma कितना हो गया? Infinite हो गया है. So this value is going to become infinite. तो इसका मतलब टाइम जो है वो कितना हो जाएगा? Infinite. किसके बीच में? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक के बीच में टाइम कितना हो जाएगा? Infinite. Which means now it was a tick and everything freezes. You thought कि मैं भूल गया, कुछ नहीं भूला. There was a tick and everything is frozen. Everything is frozen क्योंकि टॉक तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि टॉक तो infinite टाइम के बाद आएगा. And so everything freezes, my friends. And that's known as the freezing or the stopping of the clocks. If anything is ever gonna move with the speed of light, it's gonna take the freezing of everything, and you are gonna be stuck over there. You are gonna be stuck in that space-time frame. You will not move. And something like that is supposed to be a phenomenon of the Bermuda Triangle. You can read upon that idea. Okay, so coming back to our article, आज हमारा आर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का है, तो हम जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं और ये सारी बातें मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में करना शुरू करते हैं. अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे दो फ्रेम्स लेकर आया हूँ आपके लिए. 2 frames are there. दोनों फ्रेम्स को मैंने नाम भी दिया है. वन इज एस फ्रेम एंड सेकेंड इज एस प्राइम फ्रेम. In the world of the Amazon Prime and Prime Alexa batches, so we have S and S prime. So this is my frame S, the first frame, that is a frame S, and this is what kind of a frame? This is kind of a stationary frame over there. And then I have a second frame, जिसको मैं अभी नाम दे रहा हूँ, that is a frame S prime. How do I read this? That is a S prime frame. So there are 2 frames over here, S and a S frame, right? Okay. Now what's the difference? Difference is shown on the right side. The first one, that is a frame S, is supposed to be a stationary frame. That means nothing is moving inside this particular frame. And the second frame, which you can see over there, is moving with a certain velocity. I shall enlarge it to make you see this. Are you able to see that? It's a velocity along the x direction over there. So this is my frame, which is a moving frame over there. So I mentioned that. That's a moving frame. It's not an accelerating frame, my friends. Just a moving frame. So don't ever think about the pseudo forces coming into play right now. We're talking about a moving frame, moving with a constant velocity towards the right, towards the x-axis. Right, so the axis over there I mentioned as x prime, y prime and z prime. Explaining that this is a different frame, that's the S dash. What next is there? Next is supposed to be onset of 2 charges in the frame. So 2 charges in the frame means what? There are 2 charges over here. One is a charge of Q1 and second is a charge of the Q2 over here, and they have a separation. The Q1 and the Q2 charges, they are having a separation. And now these are the 2 charges. Which frame? Oh, that's I've taken in a moving frame. Excellent, my dear. Very good. Now these are the 2 charges in any frame. But where about you? What about your status? आप कहाँ? ये तो 2 charges हैं जो कि इस frame में है और ये frame move कर रहा है, तो ये दोनों charge move कर रहे हैं. So the visual effect is that this Q1 is supposed to be moving and this Q2 is supposed to be moving, and both are moving with the velocity as v. Fine, both of them are moving. And what about you, my dear? So you are in the moving frame. You are in the moving frame. So charges तो move कर रहे थे, पर आप भी moving frame में हो, तो आप भी तो move कर रहे हो v की speed से, तो आपके relative ये दोनों charges in a state of rest हैं. Repeating again, आपके relative ये दोनों charges in a state of rest हैं. So when you are calculating the force in this frame, that is I'm writing over here as fx prime or fy prime and fz prime. So fx prime is 0 and fz prime is 0.
बिकॉज इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस होती है, एंड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस मेरे ख्याल से ये वाला डायरेक्शन है, दैट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो एक्स पे ये कोई फोर्स है ही नहीं बिकॉज दैट इज ओरिएंटेड अलोंग दिस लाइन, लाइन सेंट्रल फोर्स होती है। सो एक्स पे नहीं है, जेड पे नहीं है, सो एफ एक्स प्राइम एंड एफ जेड प्राइम इज इक्वल टू जीरो। वाई पर है, और वाई पे वो फोर्स कितनी है? आई थिंक दैट्स स्टैटिक चार्ज बिहेवियर, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में तो ये चार्जेस रेस्ट पर हैं। तो कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कैसे लिखी जाती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q1 Q2 upon R square, where R is supposed to be the separation between these two particular charges, right? That's 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Technically speaking, this value is supposed to be in the vacuum, right? Default in the vacuum over there. Medium effects आएंगे, उनको अभी छोड़ देते हैं, वो आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, right? सो सिंप्लिसिटी अगर आप और करना चाहते हो तो दोनों चार्जेस को अलाइक ले लेते हैं, मतलब दोनों को सेम मैग्नीट्यूड का भी ले लेते हैं और दोनों को पॉजिटिव भी ले लेते हैं। सो इफ द Q1 is supposed to be equal to Q2, if Q1 is stated as equal to Q2 in the magnitude, then I can write this Fy prime, that's the force, is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q square upon R square. And why I'm writing only this particular force? The reason is quite simple, because as per me, if I'm in that frame, I'm finding these two charges in a state of rest, because मेरी भी स्पीड उतनी है और चार्जेस की स्पीड भी उतनी है। Then what about an observer who is present over here? Over where? Over here. Now this is an observer who is supposed to be stationary, while the charges are in motion. Now he observes those two charges, Q1 and Q2, which are supposed to be in the motion, and then he decides that the time which is going to be observed, ये क्या है? ये खुद स्टेशनरी है और ये मूविंग चार्जेस को देख रहा है, सो द टाइम इवेंट is going to change, so the force event is also going to change. इसका मतलब फोर्स की मेजरमेंट इफेक्ट हो जाएगी। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, वो जाके पहले उस पर्टिकुलर वीडियो को देखें। और इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, नाउ द एफएक्स फोर्स जो कि अब इस स्टेशनरी फ्रेम से हमें दिख रही है, जो कि एक्चुअली चार्जेस मोशन में दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर फ्रेम से हमें, अगर हम एस प्राइम फ्रेम में थे तो हमें वो चार्जेस मोशन में नहीं लग रहे थे, क्योंकि हमारी खुद की स्पीड उतनी थी और वो हमारे रिस्पेक्ट में रिलेटिव रेस्ट पे थे। लेकिन अगर हम खुद स्टेशनरी हैं तो हमें ये चार्जेस मोशन में लग रहे हैं। तो दिस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 1/gamma टाइम्स ऑफ एफ एक्स डैश, बिकॉज ऑफ द टाइम डायलेशन फैक्टर। सो in the same sense, the value for the fz should be equal to 1/gamma into fz, पर ये दोनों जीरो हैं क्योंकि fx प्राइम भी जीरो है और fz प्राइम भी जीरो है, क्योंकि जो फोर्स थी वहाँ पे एक्चुअली जो सेकेंड फ्रेम में, प्राइम फ्रेम में, वो तो ऑलरेडी एक्स और जेड के अलॉन्ग जीरो थी। जो भी फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी कहाँ पे थी? वाई पे थी। सो अब हम सारा कॉन्संट्रेशन कहाँ पर लेके जा रहे हैं? ऑन द वाई। सो द फोर्स ऑन द वाई, दैट इज अ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, is equal to 1/gamma times into fy dash. This is because of the time dilation factor. Repeating once again, right? So this is इसका hint मैंने अभी भी पीछे ऊपर छोड़ दिया था, like over here. So I'm using the same fact over here. So I'm multiplying 1/gamma with the existing force. टाइम डायलेशन के पीछे कोई फोर्स नहीं होती है, ये मैंने समझाया हुआ है, लेकिन टाइम डायलेशन फोर्स की मेजरमेंट को इफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स अ फोर्स विजुअलाइज फ्रॉम द डिफरेंट फ्रेम्स। सो इस फ्रेम से, स्टेशनरी फ्रेम से जो फोर्स है और जो मूविंग फ्रेम से जो फोर्स लग रही थी वो सेम नहीं आएगी। द एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट फ्रेम्स, वेयर एक्चुअल इवेंट जो था वो वही था कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स मोशन में हैं, लेकिन एक फ्रेम से आपको वो इवेंट अलग तरीके से फील हुआ और दूसरे फ्रेम से अलग तरीके से फील हुआ। आपको एक फ्रेम से वो रेस्ट पे चार्जेस फील हुए और दूसरे फ्रेम से वो चार्ज पार्टिकल मोशन में फील हुए। इसका मतलब आपका जो एक्सपीरियंस भी है जो फोर्सेस का, वो भी फील होने वाला है डिफरेंटली। तो पहले वाले केस में प्राइम फ्रेम के हिसाब से आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील हो रही थी। अब देखते हैं क्या होने वाला है। लेट्स सी दिस। दैट्स 1/gamma into fy dash, so that fy is equal to, I'm keeping the 1/gamma intact over there and substituting the value for the fy dash, जिसको मैंने सेम चार्जेस के लिए लिख लिया था एज 1/4 pi epsilon naught q square by r square. So let's me substitute over here. That's 1/4 pi epsilon naught into q square by r square. अब मुझे गामा की वैल्यू अगर मुझे याद है, ऑफ कोर्स याद है, सो गामा वाज इक्वल टू 1/√(r
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरी कैलकुलेशन में. सो आई एम गेटिंग स्केर्ड अबाउट इट कि मेरे कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट आएगा. सो मैंने क्या करा, मैंने इसको गामा स्क्वायर अपॉन गामा कर लिया, और ऐसा करने से आई थिंक आई विल बी गेटिंग रिड ऑफ द स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ से अगर मैं गामा स्क्वायर लिख लेता हूँ, रिवर्स हो गया ये, एक्चुअली गामा से मैंने जब मल्टीप्लाई करा है तो ये गामा अपॉन गामा स्क्वायर हो गया है. ओ दैट्स गामा अपॉन गामा स्क्वायर. अब गामा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट बिकम्स एज 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो 1 अपॉन गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो लेट मी सब्सटीट्यूट फॉर अस इंस्टेड ऑफ 1 अपॉन गामा स्क्वायर. So 1 upon gamma square की जगह that becomes 1 minus v square by c square and into 1 upon 4 pi epsilon naught into q square by r square. जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप इस पूरी डेरिवेशन को एक बार खुद अपने आप करिएगा, खुद अपने आप, मतलब मेरी वीडियो को स्टॉप करके फिर आप एक बार खुद करिएगा इसको, उससे आपको समझ में आएगा ये क्या मज़ेदार आर्टिकल है. जब मैं करा रहा हूँ तो अच्छा लगेगा ही, जब आप खुद करेंगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ सर अब मुझे समझ में आया. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी मुझे समझ में आ गई, जिससे मेरे को भय लगता था, डर लगता था, अब नहीं लगता है सर इस वीडियो के बाद. सो एफ वाई, अभी ज़्यादा जल्दी नहीं, वीडियो के बाद. अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ दोनों टर्म्स को, दोनों टर्म्स आ रही हैं. दैट इज गामा इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये मेरी पहली टर्म हो गई है. एंड देन देयर इज अ माइनस साइन, एंड गामा इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आर स्क्वायर. सिंपल मैंने मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स लिख ली हैं. देयर आर टू टर्म्स ओवर हियर. अब मैं गामा के ऊपर फिर से कॉन्सेंट्रेट करूंगा. सर कितनी बार करेंगे गामा के ऊपर, मैंने कहा एक बार और करते हैं, देखते हैं गामा है क्या. सर गामा तो पहले से पता है, इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. वेरी गुड. पर हमारा आर्टिकल जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है. तो पहले इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देते हैं जो हमें आती है. अब इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे घर में आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मोशन होता है वो कैसा होता है, ड्रिफ्ट मोशन होता है. घंटी बजी दिमाग में बजनी चाहिए. कैसे होता है, ड्रिफ्ट मोशन होता है. मतलब इसमें जो v है वो बेसिकली क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड है. और ड्रिफ्ट स्पीड का जो ऑर्डर होता है, गो बैक टू द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, you will find the order is 10 power minus 4 meter per second. And while the speed of light in the vacuum is equal to 10 power 8 meter per second, अभी जो फैक्ट्स हैं इससे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं v अपॉन c निकालता हूँ, that's 10 power minus 4 upon 10 power 8, that become 10 power minus 12. It's not 10 power 12, it's 10 power minus 12. And if I'm using v square upon c square, that is 10 power minus 24. Well, that's thumbs down for me. 10 power minus 24, do you hear that? 10 power minus 24 is a technically very low value. So when you are checking the value for the gamma value is 1 upon under root of 1 minus v square by c square. I'm not talking simple mechanics right now, I'm talking electrodynamics right now. And in the electrodynamics I'm finding the v square upon c square term to be very down, very low, such that it is 1 minus practically nothing. 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 10 पावर माइनस 24 है, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है. सो द गामा वैल्यू प्रैक्टिकली वर्क्स आउट टू बी इक्वल टू 1 इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चंस. सो इट्स इक्वल टू 1. So in your stars kind of a question where there is an astronaut moving, your gamma will be appreciably more than 1. But right now in the electrodynamics, I'm finding the gamma value closing into 1. Okay, done. So which means now I am gonna reduce this article. अब मैं इसको लिख सकता हूँ एफ वाई इक्वल टू गामा की जगह 1 लिख सकता हूँ मैं. Yes, I can write gamma की जगह 1. So that is 1 upon 4 pi epsilon naught into q square upon r square like this. And then of course the second term which I'm having over here, that is minus of 1 upon 4 pi epsilon naught into q square v square upon c square r square. And my dear friends, do you identify this particular term? Do you have any knowledge about this particular term? Yes, sir. That's a Coulomb's law. That's an electrostatic force between the two static charges. And now check out the forces, the net force. The net force over here is just not having this yellow colored term. मतलब सिर्फ Coulomb's law यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, शायद Coulomb's law मैग्नेटिज्म वाला भी है, लेकिन नई टर्म यहाँ पे आपके सामने आ गई है, like this.
So there is an existence of a new force when you are observing it from a different frame. जब आप उसको देख रहे थे एस प्राइम फ्रेम से, आप खुद भी मोशन में थे, आपको वो चार्जेस रेस्ट पे लग रहे थे, तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पर अब जबकि आप खुद स्टेशनरी हैं, लेकिन वो दोनों चार्जेस मूविंग हैं, आपने फ्रेम बदला, अब आप खुद स्टेशनरी हैं, आप मूविंग नहीं हैं, पर चार्जेस अभी भी मूविंग है, तो आपके जीवन में दो किस्म का अनुभव आया। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दूसरा जो एक्सपीरियंस है हम उसको मैग्नेटिक एक्सपीरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सपीरियंस बोलते हैं। पहला वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपीरियंस है जो कि आपके जीवन में पहले से है, 2.5-3 महीने से, और अब जो आ गया है वो आपका नया है, दैट इज अ मैग्नेटिक एक्सपीरियंस। सर ये माइनस होता है क्या? मैंने कहा बेटा ऐसा है, स्केलर स्केलर खेल रहे हो, थोड़ा वेक्टर खेलना शुरू करो तो बातें थोड़ी मजेदार होंगी। सो मैंने वेक्टर खेला यहाँ पे और मुझे पता चला कि ये फोर्स तो वाई पर है। सो आई शुड राइट दिस एज एफ वाई वेक्टर as equal to 1/4 pi epsilon naught into q square by r square into j cap and this as plus। सर माइनस को आप कैसे प्लस लिख सकते हो? मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, दैट इज 1/4 pi epsilon naught, प्लीज मतलब मैं सही बता दूंगा कि कैसे लिख सकता हूं, दैट इज q square into v square डिवाइडेड बाय c square r square माइनस ऑफ j cap। ऐसे लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। अब ये टेक्निकली अब आप देखें कि बेसिकली क्या हो रहा है कि इनमें दो फोर्सेस हैं और एक फोर्स जो लग रही है वो प्लस जे कैप पे लग रही है और दूसरी माइनस जे कैप पे लग रही है। इसका मतलब डायरेक्शन ओरिएंटेशन दोनों फोर्सेस का डिफरेंट आ रहा है, राइट। सो अब ऐसा है मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, लेट्स सी दिस। ये जो पर्टिकुलर फोर्स है, अब मैं इसको इतना तामझाम के साथ क्यों लिखूं? मैं इसको सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख रहा हूं। देन दैट मीन्स दैट एफ वाई इज इक्वल टू एफ ई डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू जे कैप, जो मेरे को पहले से आती है, और मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन अब जो है वो इस पर्टिकुलर फोर्स पर है, ये वाली फोर्स पर है, और मैं इसको मैग्नेटिक फोर्स लिख रहा हूँ एफ एम, राइट। मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं? इसको मैग्नेटिक फोर्स लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये जो एफ ई इंटू जे वेक्टर मैंने लिखा है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो मतलब एक स्टेप और अगर मैं आपको लगा दूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज एफ एम माइनस ऑफ जे कैप मैग्नीट्यूड के साथ में, और इवेंचुअली this is going to be written as एफ ई वेक्टर एंड प्लस एफ एम वेक्टर। तो मेरे पास दो फोर्सेस होने वाली हैं, एक एफ ई और दूसरी कौन सी? एफ एम। एफ एम को मैंने क्या इंट्रोड्यूस करना है? दैट्स अ मैग्नेटिक फोर्स, दैट्स अ मैग्नेटिक फोर्स। एक्स्ट्रा आ रही है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल्स है पर आपके रिस्पेक्ट में, हो सकता है वो मूविंग हो पर आपके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही दिखेगी आपको। लेकिन अगर चार्जेस मोशन में है आपके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप स्टेशनरी थे, आपके रिस्पेक्ट में चार्जेस मोशन में है, तो आपके जीवन में दो तरीके की फोर्सेस का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेकेंड जो हमने इंट्रोड्यूस करी है मैग्नेटिक। आज तक इसके बारे में हमें नहीं पता था। मैग्नेट्स नहीं है यहाँ पे, कोई रियल मैग्नेट नहीं लेकर आया हूं मैं कि मैं एक लाया रियल मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और बताया और इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Nothing of that sort has happened over here. This is just an effect of the frames, just a consequence from the Einstein theory of relativity. अब कोई आपको ये ना समझाए और समझा दे नहीं जी मैग्नेट होते हैं और इसकी वजह से फोर्स होती है, ये समझा दें, ठीक है समझ लो आप। पर आपको अगर डेप्थ में जाना है, समझना है एक्चुअली कि इस चैप्टर को हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्यों बोलते हैं, तो आपको ये आर्टिकल समझना चाहिए और जरूर समझना चाहिए। आपको फिजिक्स एक ही बार पढ़ने को मिलती है, पता नहीं जीवन में दोबारा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। तो द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट द फिजिक्स अगर आपने नहीं पढ़ी, वेस्ट है फिर, है ना, फिर तो वेस्ट है। फिर जस्ट लाइक यू आर रीडिंग अ लिटरेचर एंड नॉवल, इट्स नॉट लाइक दैट। सो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस आइडिया को, और किसको? मैग्नेटिक फोर्स वाले आइडिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। नाउ द मैग्नेटिक फोर्स ओवर हियर एफ एम इज इक्वल टू, अब ये ई एम फोर्स तो हो चुकी है, दिस इज एन ई एम फोर्स, ये हमारे फ्यूचर में आके हमारे को दस्तक देगी इन द फॉर्म ऑफ अ लॉरेंट्ज फोर्स, LORENTZ। इट विल बी अ लॉरेंट्ज फोर्स, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है और इसको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं और यूज भी करेंगे लेटर ऑन पार्ट में। अभी फिलहाल के लिए मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डिस्कशन लेकर जाते हैं। दैट्स ओवर हियर इज 1/4 pi epsilon naught into q square into v square upon c square r square and minus of j cap. Right, this is like this, my dear. Okay, fine. Then what should I do?
मैं एक दो चीज़ें लेकर आने वाला हूँ जिसके अंदर मेरे पास सी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, द सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी डू रिमेंबर दैट लाइट इज एन ईएम वेव। लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और जो सी स्क्वायर का एक्सप्रेशन है दैट्स इक्वल टू 1/μ0 ε0। ये एक्सप्रेशन हमें ये समझाता है, ये मैक्सवेल का दिया हुआ एक्सप्रेशन है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एस्टैब्लिश करी है, उनका दिया हुआ एक्सप्रेशन है। और वह ये बताते हैं कि बेटा जो ईएम वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जिसके अंदर जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और म्यू नॉट जो होता है दैट इज अ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, दैट इज अ मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। सो लाइट के अंदर दोनों बिहेवियर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म। तो हमारा भी आर्टिकल वही चल रहा है। तो हम सी स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। ये रहा मेरा सी स्क्वायर और ये रहा मेरा सी स्क्वायर। चलो सब्सटीट्यूट करें और ये एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा टर्न अप हो जाएगा। टर्न अप एक्सप्रेशन विल बी 1/4πε0 और सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/μ0 ε0। सो दैट विल बी μ0 ε0 इन द न्यूमरेटर। 1/c स्क्वायर है ना, सो 1/c स्क्वायर कितना हो जाएगा? μ0, यहाँ से देख लो, दैट विल बी μ0 इंटू ε0। एंड बाकी टर्म्स एज इट इज है, दैट इज q स्क्वायर इंटू v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर एंड माइनस ऑफ j कैप। ऑफ कोर्स कुछ कैंसल्ड है, there is a cancellation and epsilon naught gets cancelled and you are riding off, you are moving away from the electrical character। of course yes, epsilon naught cancel out हो चुका है और आपका एक्सप्रेशन जो है दैट इज μ0/4π हो गया है, जो कि मैग्नेटिज्म में आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। फॉर द वैक्यूम ऑफ कोर्स मीडियम बदलेगा तो ये वैल्यू भी बदलेगी, पर फॉर अ वैक्यूम दिस विल बिहेव एज ए कांस्टेंट। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को बोलते आए हैं 1/4πε0, वैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा फॉर योर मैग्नेटिक बिहेवियर। दैट्स μ0/4π। μ0 क्या है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। लिख दो, मेंशन कर दो। द μ0 इज डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। सो मैग्नेटिक कैरेक्टर आ रहा है तो मैग्नेटिक वाली टर्म्स भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं धीरे धीरे। सो μ0/4π इंटू क्यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर and divided by r square into minus of j cap. And from here, the things are going to get a little edgy in the sense I'm going to introduce a lot of vectors over here, right? I'm going to introduce a lot of vectors. So pay attention. अपने दिमाग की बत्तियां थोड़ी खोलें, जागें और बड़े ध्यान से देखें इसको आगे, right? So this fm over here is equal to μ0/4π, correct? That's q square इंटू वी स्क्वायर। ध्यान रखना ये फोर्स माइनस जे की तरफ लग रही थी, ये अभी थोड़ी देर के बाद मैं यूज करूंगा। एस क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और माइनस ऑफ जे है। ये माइनस ऑफ जे कैसे लिखते हैं? तो मैं थोड़ी सी क्रॉस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दूं, आपके दिमाग की बत्ती जलाएं। तो ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है और ये साइक्लिक बिहेवियर होता है। तो उसके हिसाब से द के क्रॉस आई कैन बी रिटन एज जे। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही लिखा है मैंने, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और एंटी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है क्रॉस प्रोडक्ट में, उसके बिहाफ पे आई कैन मेंशन दैट आई क्रॉस के सपोज टू बी माइनस ऑफ जे। ऑफ कोर्स आई कैन मेंशन दैट, राइट? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। सो आई क्रॉस के कितना है? माइनस जे। तो मेरे पास ना यहाँ पे माइनस ऑफ जे ही था, तो ये माइनस ऑफ जे को मैं कैसे लिख रहा हूँ? दैट इज आई क्रॉस के। कैसे लिख रहा हूँ? आई क्रॉस के। तो मैं अपने जीवन से माइनस उड़ा रहा हूँ और थोड़ा पॉजिटिव बिहेवियर लेकर आ रहा हूँ। सो दैट्स आई क्रॉस के ओवर हियर, करेक्ट है ना? आई क्रॉस के कर दिया। एक्सेलेंट माय डियर, वेरी गुड। वेयर इज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग? just for a thought process, where were these charge particles moving? If this was your q1 and this was your q2, I think they were moving along the positive x-axis। मतलब आई कैप पे मूव कर रहा था। इसकी वेलोसिटी कहाँ पे थी? आई कैप पे थी। ओके ओके फाइन। सो कैन आई राइट दिस एज q एंड इनटू वी आई कैप। एक चार्ज पार्टिकल जो है जिसका चार्ज मैंने q लिया हुआ है फिलहाल के लिए, दोनों चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड मैंने सेम लिया था और उसकी स्पीड v है और उसका डायरेक्शन आई कैप है। तो मैंने इसको अलग कर लिया, यहाँ से एक q उठाया, यहाँ से एक v उठाया, यहाँ से आई कैप उठाया और बाकी टर्म्स लिख लेता हूँ। दैट इज क्रॉस। क्या लिखा? क्रॉस। क्रॉस एस ऑफ द टर्म, सो दैट्स μ0/4π और बाकी का एक q बच गया, बाकी का एक v बच गया और आर स्क्वेयर बच गया एंड के कैप। दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड आई कैन राइट दिस टर्म बहुत केयरफुली देखते जाओ।
दैट इज क्यू इंटू वी वेक्टर, इसको मैंने वी वेक्टर लिख दिया है, दिस वी इंटू आई कैप इज सपोज टू बी इक्वल टू वी वेक्टर बेसिकली, इसका भी सेम है फिलहाल के लिए, और इस वाले का भी रिजल्ट सेम है, दैट इज वी एंड आई कैप, जिसको मैं वी वेक्टर लिख सकता हूँ, वी वेक्टर, सो दैट्स वी वेक्टर एंड क्रॉस ऑफ दिस कंप्लीट वेक्टर, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर के कैप, सो क्यू इंटू वी इंटू दिस वेक्टर, ये जो है ये क्या है, अब मैं समझाता हूँ आपको, देखो देखो समझना, ध्यान से समझना, बहुत इजी है, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल था Q1 और ये चार्ज पार्टिकल था Q2 और ये मूव नहीं कर रहे होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, Q1 सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्या करेगा, Q1 सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा एक जगह पे, किस जगह पे सर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सर देखो इधर कहीं आएगी, और फिर क्या होगा, आप सर Q2 चार्ज को लेकर आएंगे और Q2 चार्ज को सर यहां पे रखेंगे, तो Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स क्रिएट हो जाएगी, उस फोर्स को हम सर Q इंटू ई लिखते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं। सर उसी तरीके से मैग्नेटिज्म के दुनिया में भी ऐसी कहानी है, क्या कहानी है सर, देखो सर पहले चार्ज Q1 है जो कि मूविंग है, जो मूव कर रहा है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले एक इफेक्ट को जनरेट करेगा, लेकिन वो इफेक्ट डिफरेंट है सर, क्योंकि ये जो चार्ज था सर, ये वाला तो स्टेशनरी चार्ज था, तो उसका जो इफेक्ट था वो तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक था सर, लेकिन ये वाला चार्ज भी मूविंग था, ये भी मूविंग ही था, अच्छा, तो मूविंग था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, और वो कैसे कर रहा था, वो इस तरीके से एडिशनली सर क्या कर रहा है, क्योंकि वो मूविंग है, सिंस इट इज अ मूविंग चार्ज, सो एडिशनली क्या कर रहा है, एडिशनली इट इज प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट इफेक्ट, दैट्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के लिए इमेजिनरी टर्म क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए यू नीड टू इंट्रोड्यूस अ फील्ड कॉन्सेप्ट, उस फील्ड कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये आया लेक्चर, ये क्या आया लेक्चर, कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझना था, तो आपने क्या इन्वेंट करी थी, क्या सोचा था अपने दिमाग में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को उजागर करा। अब आपको मैग्नेटिक फोर्स को समझना है, सो यू आर गोइंग टू क्रिएट अनदर फील्ड, बजी नहीं रही, अनदर फील्ड विच इज व्हाट, द मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशन फोर्स को समझने के लिए क्या क्रिएट करते हैं अपा, ग्रेविटेशन फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने के लिए क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए क्या क्रिएट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। So my dear, over here this moving charge particle is going to create what? A magnetic field सर, यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी फिर सेकेंड चार्ज पार्टिकल जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। सो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो ये एक्सप्रेशन है, ये जो सेकेंड वाला चार्ज है जो कि खुद मूविंग है, जो सेकेंड वाला चार्ज है सर यहाँ पे, उसको मूविंग ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मूविंग नहीं हुआ ना सर, तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। जो चार्ज जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी मूविंग होना है, और जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है उसको भी मूविंग होना है। सो दिस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज, क्या बोला मैंने, बाय अ मूविंग चार्ज, इज बिकॉज ऑफ द फील्ड, विच फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्रिएटेड बाय another मूविंग चार्ज। Q1 Q2 दोनों मूविंग हैं, सो Q1 ने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करा, दिस इज द फील्ड क्रिएटेड बाय द Q1, B1 जो फील्ड है, और जो Q2 चार्ज है जो कि खुद मोशन में था V2 से, वो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। फिलहाल V1 V2 हमने सेम रखे हुए हैं, फिलहाल Q1 Q2 हमने सेम रखे हुए हैं, तो थ्योरी तो हमेशा वैसे ही है ना, कि एक चार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और दूसरा एक्सपीरियंस करता है, और दैट्स Q into V क्रॉस B. So we introduce B over here, and what is B over here? B is introduced as the magnetic field induction. इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, the magnetic field induction, जिससे हम मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करते हैं, या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं, that's मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जितनी घनत्व होगा, जितनी डेंसिटी होगी, उससे हमें पता चलेगा उस रीजन में कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है या उसका बिहेवियर है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो टर्म है इंडक्शन, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मत बोलना, वो बाद में आएगी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दोनों में से जो भी बोलो, दो नाम दे दिए, तीसरा नाम अपने आप मत लेकर आना, ये 2 नाम काफी हैं। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज सपोज टू बी टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। हम इसको कैपिटल टी लिखते हैं, दिस ऐसा यूनिट फॉर अस, राइट। इतनी सारी बातें बता दी मैंने। इज इट अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन चार्ज, जो कि खुद मूविंग है, इन द फील्ड, विच फील्ड? द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अनदर चार्ज। तो अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी मिल गया है। दैट्स अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेट, क्या मजेदार डेरिवेशन है ना। द मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटेड बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल is mu naught upon 4 pi into q into v upon r square into k cap. That's a magnetic field generated by the moving charge particle. क्या बात है। अच्छा ये बताओ, ये k cap कैसे लिखते हैं सर? k cap देखो यहाँ से लिखते हैं सर, I क्रॉस j को आप k cap लिख सकते हो। मैंने कहा ओके, क्या बात है, I क्रॉस j को आप k cap लिख सकते हो, वेरी गुड। तो फिर ये बातें मैं यहाँ यूज कर लूँ, सब बिल्कुल अलाउड है, करो। सो b वेक्टर दैट बिकम्स mu naught upon 4 pi इंटू क्यू इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर, के कैप की जगह आई क्रॉस जे मैंने यूज कर लिया, दैट्स आई क्रॉस जे। सर अब क्या बनाने वाले हो? इतनी सारी बातें तो बता दी बेटा, बहुत मजेदार बातें बनाने वाले हैं। अभी देखो क्या होने वाला है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में एक फिजिसिस्ट आने वाले हैं जिनका नाम है बायट सैवर्ट्स। क्या आने वाले हैं? बायट सैवर्ट आने वाले हैं, और अपने एक लॉ लेकर आने वाले हैं जिसको हम बायट सैवर्ट्स लॉ के नाम से जानेंगे आगे के कुछ 15-20 दिनों में। क्या? बायट सैवर्ट्स लॉ। बायट सैवर्ट की एंट्री होने वाली है, जस्ट कीप योर एनर्जी लेवल्स हाई ओवर हियर। बायट सैवर्ट आने वाले हैं, उसको उनको वेलकम करने वाले हैं हम। दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू, अब क्या इनटू, क्या क्यू एज इट इज छोड़े। अभी सिंगल चार्ज पार्टिकल की कहानी हो गई है। जब फोर्स की कहानी चली थी तो क्यू स्क्वायर आ रहा था, क्योंकि 2 चार्ज पार्टिकल हैं। इंटरएक्टिव फोर्स में 2 चार्ज लगते हैं। इंटरएक्टिव कूलम्स लॉ क्या लगता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों चार्ज सेम तो क्यू स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक ही चार्ज आता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में सिंगल चार्ज की स्टोरी है। दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको कैसे लिखें? सो दैट कैन बी रिटन एज V इंटू आई एंड क्रॉस ऑफ J। वेरी गुड, इस तरीके से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सेलेंट है सर, एज V इंटू आई क्रॉस J। और v इंटू आई को सर v वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी वेक्टर एंड क्रॉस ऑफ j एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बन गया, कुछ ऐसा सा बन गया। जैसे लिख दिस। अभी j क्या है? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, सारी कारस्तानियाँ दिखाता हूँ कि ये सारी कारस्तानियाँ क्या हैं। ये देखो कारस्तानी यहाँ पे, कि ये 2 चार्ज पार्टिकल हैं। ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है किधर मूव कर रहा था? इस तरह मूव कर रहा था, ओवर हियर। और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? दैट इज v। और इसके चार्ज की वैल्यू कितनी है? q। तो ये क्या कर रहा है? ये इस पॉइंट पे, इस जगह पे, इस लोकेशन पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ r। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमने डिराइव करी, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है यहाँ से। ये देखो फॉर्मूला कॉपी करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस j अपॉन आर स्क्वायर। अभी j क्या है सर? द j इज द डायरेक्शन ओवर हियर। वो डायरेक्शन हम आर कैप भी लिख सकते हैं, विच वॉज बेसिकली वॉट? जे कैप। वो आर कैप का डायरेक्शन है, रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर is the expression for the magnetic field due to a moving charge particle. कहाँ है ये? Where is this field? वो भी हमारे पास है। बेसिकली देखो, ध्यान से देखना, ये जो भी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने लिखा, ये सारा कुछ कहाँ से जनरेट हुआ? यहाँ से के। उसी को ब्रेक करके आई क्रॉस जे लिखा, उसी को ब्रेक करके ये सारी कहानी लिखी, उसी को ब्रेक करके ये सारी कहानी लिखी है। तो एक्चुअली में इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कहाँ पर है? के कैप पर है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो इस डायरेक्शन में क्रिएट होगी, इस पॉइंट पे। दैट्स अलोंग द पॉजिटिव z axis. That's from k cap. That's k cap. That's see, this is the v vector over here and cross of r vector over here. That's along positive z. ये तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल है, बिल्कुल सही है। दैट मतलब एक x पर है और एक y पर है। सो इधर देखा आपको, ये v इधर था along the x,
along the x and cross r, तो थंब किधर है, ऊपर आ रहा है पॉजिटिव z एक्सिस पे, but as v cross r the magnetic field is generated plane perpendicular, so that's along the z axis, diagram में बिल्कुल दिख रहा है, that is along the z axis, b cap is along the z axis. And where is the force experience? वो देखें force experience देखें. The force which was experienced was supposed to be observed as, because of it, पीछे जाए, ये देखो, the force was experienced as minus of j, that was a force. तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे क्रिएट हुई? That was along k cap, और जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो कहां पे था? माइनस ऑफ j cap. So the force experience is minus of j cap. इसका मतलब ये जो फोर्स लग रही थी, that was over here, that was the direction of the magnetic force over there, that's why the magnetic force, electrostatic force ऊपर लग रही थी, that was Fe, और electrostatic force लगेगी, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, so like charges repel, पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रही थी? ऑपोजिटली, तभी तो माइनस हो रहा था ना, देखो वो भी देखें, एक बार देखो ध्यान से, जब हमने एक्सप्रेशन लिखा था आपको फील हो रहा था ना, देखो ये माइनस है सर, ये आपकी क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या थी? मैग्नेटिक फोर्स, तो दोनों माइनस हो रही थी, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट था। और ऐसा तब हो रहा था जब दोनों चार्जेस जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तब ऐसा हो रहा था। इसका मतलब जो सेकेंड चार्ज पार्टिकल है वो भी कहाँ जा रहा था? इसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो जो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है। लेकिन लेफ्ट साइड वाला विजुअल देखो, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यही लग रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो वो तो एज इट इज बिहेव कर रही है। लेकिन हमने क्या करा है, यहाँ देखो, जो दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स हैं चार्ज पार्टिकल्स को, उनके बीच का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 0 है वेलोसिटी वेक्टर्स के, और यहाँ पे 180 डिग्रीज हो गया है। दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे दे वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, द चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एंड राइट नाउ इन द लेफ्ट विजुअल दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उससे क्या हुआ, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से आ रही थी, किस वाले चार्ज की वजह से? इस वाले चार्ज की वजह से आ रही है, जो नीचे वाला चार्ज है उसकी वजह से आ रही है। तो वो तो अभी भी राइट को ही जा रहा है, पहले भी राइट को जा रहा था, ये देखो पहले भी राइट को जा रहा था, अभी भी राइट को जा रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, वो तो फिर वी क्रॉस आर की वजह से हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है, वो डायरेक्शन आपका एज इट इज है, दैट इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस, वो अभी भी वहीं पर है। लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि फोर्स का एक्सप्रेशन जो हमने बनाया, पीछे जाएं, द फोर्स का एक्सप्रेशन है सी ओवर हियर, दैट्स q into v cross v. So the force experienced by this particle, which particle? This particle is F as equal to q into v cross b, right? मैग्नेटिक फील्ड किसने क्रिएट करी? चार्ज q1 ने, और फोर्स एक्सपीरियंस किसने करी? चार्ज q2 ने। यहां पर क्या हो रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस इज इक्वल टू q into माइनस ऑफ v क्रॉस v हो रहा है, दैट्स इट, माइनस ऑफ v क्यों? क्योंकि सेकेंड चार्ज पार्टिकल जो है वो देखो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? माइनस ऑफ v है। पहले वाले केस में प्लस ऑफ v थी, सेकेंड पार्टिकल की राइट को जा रहा था, अब वो चार्ज पार्टिकल लेफ्ट विजुअल में कहा लेफ्ट को जा रहा है, सो दैट्स माइनस ऑफ v क्रॉस v, एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंजेस एंड द फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स, so that's FB which is acting upwards. So FU और FB एक डायरेक्शन में आ गए हैं, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो FU और FB ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। अगर चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रही है। चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में, राइट? ठीक है ना, रट्टा नहीं है, देख के ही पता चल जाता है हमें, मतलब ये देख के हमें बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन सेंसेस इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। करेक्ट है जी, वेरी गुड, करेक्ट है सर, वेरी गुड। अब और क्या करने वाले हैं, अभी और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ में क्या है कि अब हमने ऐसा सोचा कि ये मेरा Q1 चार्ज पार्टिकल था, वो मूव कर रहा था, ये आगे पहुंच गया, फिर आगे पहुंच गया, तो ऐसा सा नहीं फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर एक वायर हो और इस वायर में ये जो चार्ज है वो मूव कर रहा हो, तो उससे क्या होगा सर? करंट एस्टैब्लिश हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल के ऑर्गेनाइज्ड मोशन से क्या क्रिएट होता है सर? करंट क्रिएट होता है, तो एक करंट क्रिएट हो गया है। अच्छा ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ इस चार्ज का मोशन इतने समय में, कितने समय में, मान लो t=0 पे यहाँ था और कुछ समय के बाद dt सेकेंड्स के बाद वो यहाँ पहुंच गया। कितने समय के बाद? dt सेकेंड्स के बाद यहाँ पहुंच गया। उसकी स्पीड कितनी थी? v।
तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा, वो डिस्टेंस कितना है, दैट इज dl, स्मॉल डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। और वो dl कैसे आएगा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड कितनी है v, और टाइम कितना मिला उसको dt, ये वैल्यू आ गई उसकी। अच्छा, करंट कैसे लिखते हैं, सर करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, मतलब Q को कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। आई कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। सो Q कैसे आएगा, आई इंटू डी टी, मतलब स्मॉल चार्ज आएगा डी क्यू, वो Q लिख लो या डी क्यू लिख लो अभी। सो Q इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, आई इंटू डी टी। अच्छा, वेरी गुड। सो Q इंटू वी को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज आई इंटू डी टी इंटू वी। वेरी गुड। सो फिर V इंटू डी टी को कैसे लिख सकते हैं, वो दैट्स इक्वल टू डी एल। वो क्या है, dl, that's a displacement, that's a displacement of the charged particle which constitutes a current. An organized displacement of the charged particle generates what, a current. So dt into v की जगह dl लिख लेता हूँ। So this expression q into v can be written as I into dl. तो बेसिकली चार्ज की थ्योरी से हम करंट की थ्योरी पे माइग्रेट कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, चार्ज की थ्योरी से करंट की थ्योरी पे माइग्रेट कर रहे हैं। होना भी चाहिए ना, रीजन क्योंकि चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब स्टेडीली मूव कर रहा है। और स्टेडी मोशन ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, डीसी। डीसी क्या, और डायरेक्ट करंट। विच मीन्स, लिसन ओवर हियर केयरफुली सी दिस, दैट्स q into v over here, that's q into v. So q into v की जगह I am substituting what, I am substituting I into dl instead of q into v. So I am writing this expression in a new version, this expression that is a b vector is equal to mu naught upon 4 pi, और q into v की जगह I into dl into I cross j, I cap cross j cap। I को ढंग से रीड करें, पहले जो I है वो करंट है और यहाँ पे I cap डायरेक्शन है, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल आई कैप एंड क्रॉस ऑफ जे अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिखने वाला हूँ। बिल्कुल मैंने लिख लिया इस तरीके से इसको। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोना डू द नेक्स्ट इज, दैट इज आई डी एल आई कैप। आई डी एल देखते हैं, डी एल आई करंट देखते हैं कहाँ पर है। सो सर करंट जो है ना, करंट तो सर इस डायरेक्शन में। अच्छा, तो ये तो वही डायरेक्शन है जो कि आई कैप से डिनोट करा जा रहा है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन वही होगा ना जहां पे चार्ज पार्टिकल मूव करे, मतलब जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन था, तो जो भी v का डायरेक्शन था, वी आई कैप का, वही करंट का डायरेक्शन है। सो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल वेक्टर। जहां भी करंट का डायरेक्शन है वही ये डायरेक्शन है। सो आई डी एल वेक्टर, उधर ही करंट जा रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, इज नोन एज करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ द वायर। आइडियल को क्या बोलेंगे, द करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ द वायर। आइडियल इज नोन एज करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ द वायर। जो भी करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर ये छोटा सा हिस्सा है जिसको हमने क्या बोला है, करंट कैरिंग एलिमेंट, मतलब खाली लेंथ नहीं है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये बता रहे हैं। सो करंट कैरिंग एलिमेंट क्रॉस जे। अब सर जे को कैसे लिखते हैं वो हम देख चुके हैं, जे का मतलब क्या है, चलो अब देख लेते हैं एक स्टेप के बाद में। दैट इज क्रॉस जे अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स अ वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है, जैसे बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग वायर। पहले कैसे बोल रहे थे, इस फॉर्मेट में सर हम बोल रहे थे that's due to a moving charge particle, because of a moving charge particle। ये देखो, ये जो J कैप है उसको हमने क्या लिखा है, that's equal to R कैप। क्या लिखा है, that's R कैप। the J cap is supposed to be what, the R cap। करेक्ट कर लेते हैं इसको, that is what, R कैप। जो डायरेक्शन है J कैप का, ये है ना R कैप एज अ डायरेक्शन, किसका है, J कैप का, और R कैप का डायरेक्शन सेम है। सो फिर हम इस एक्सप्रेशन को भी जो ऊपर लिखा है इसको लिख सकते हैं, फाइनली इतने लंबे अरसे के बाद, इतनी मेहनत के बाद हम इसको लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर कैप लिखना है, ध्यान से कैप लिखना है, डायरेक्शन है। जे कैप इज द सेम एज आर कैप एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज माई एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू the current carrying wire, and this expression is supposed to be defined as the Biot, introduce कर लेते हैं, statement बोल देते हैं, that's a Biot-Savart's law। So what is a Biot-Savart's law used for? That is used for finding the magnetic field at a region, in a region, at a point because of a current carrying wire। A current carrying wire produces
द मैग्नेटिक फील्ड इन द नियर बाय रीजन. सो एक पॉइंट पे, एक लोकेशन पे उसकी कितनी स्ट्रेंथ है वो हमें कैसे पता चलती है? वाया अ टर्म द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक पूरे रीजन में. उस रीजन में किसी पॉइंट पे आपको उसकी शक्ति, उसकी स्ट्रेंथ का पता करना है. तो यू इंट्रोड्यूस अ टर्म द बी, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग वायर. और उसकी स्ट्रेंथ आपको किस फॉर्मूले से मिलती है? उस लॉ का, उस फॉर्मूले का नाम है द बायट-सैवर्ट्स लॉ. सो वी हैव इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला फॉर इट. दो फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करे हैं, दोनों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. दिस इज द फर्स्ट वन and this is the second one. Both of them stand very, very important for you. This one is for the current carrying wire. I have shaded that out. And the second one which you are able to see is for the magnetic field because of a moving charge particle. ये दोनों expression आपको आगे के lectures में use होने वाले हैं. Both of them are important. One is because of a moving charge particle and the second is because of the current carrying wire. बातें दोनों एक ही हैं, किताबें उनको अलग अलग करके पढ़ाती हैं, तो हमें लगता है दो अलग अलग फॉर्मूले हैं. मैंने आपको सिखा दिया कि दोनों बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, एक ही ट्रीटमेंट है, डायरेक्शन सेंसेस भी सेम है. मैंने आपको चार्ज पार्टिकल के थ्रू समझाया, अब मैं आपको करंट कैरिंग वायर के थ्रू समझाता हूँ. किस तरीके से हम ऐसा सोच रहे थे कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इन दिस मैनरिज्म विद द सेम स्पीड v करेंटली. तो आप क्या सोच रहे हैं कि अब इनका ऑर्गेनाइज मोशन की वजह से इन दोनों वायर्स में करंट है मूविंग इन दिस डायरेक्शन. आयरॉनिकली हमने दोनों में सेम करंट ले लिया क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम लिया है और v भी सेम लिया है. तो हमने पीछे देखा था कि Q इंटू वी जो था दैट वाज इक्वल टू I इंटू डी एल. तो Q इंटू वी क्योंकि सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों पे v सेम है, तो अगर करंट एलिमेंट सेम ले, अमाउंट ऑफ लेंथ सेम ले, तो दोनों में करंट की मात्रा सेम है. सो I1 इक्वल टू I2 है. हमारे सिचुएशन में अलग भी आ सकता है, अगर एक की स्पीड v1 हो, दूसरे की v2 हो, एक का चार्ज Q1 हो, दूसरे का Q2 हो, तो इसका मतलब उनमें जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा. अभी फिलहाल के लिए सेम रख लेते हैं. तो दीज आर द करंट कैरिंग वायर्स, तो इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स है. एंड इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर उनके बीच में जो फोर्स है दैट इज इन दिस डायरेक्शन ओवर हियर. दैट्स हाउ द फोर्स एक्ट्स ऑन द अपर वायर. देखो ऊपर यहाँ पे ये कंडीशन है ना, बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो वेयर देयर इज अ फोर्स एक्ट, द फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मतलब अगर ऊपर वाले पे नीचे लगी है तो नीचे वाले पे ऊपर लगेगी. सो देयर विल बी द कॉन्सेप्ट इन द फ्यूचर लेक्चर्स दैट द वायर्स कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर. मेंशन कर लेते हैं, द वायर्स कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है. तो इसका मतलब अगर ऑपोजिट बिहेवियर हो जाएगा, ऑपोजिट बिहेवियर मतलब कैसे हो जाएगा? ऑपोजिट बिहेवियर मतलब जो ये दोनों वायर्स होंगी उसके अंदर एक में करंट राइट को और एक में करंट लेफ्ट को जा रहा होगा. तो ये डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा जो हमने यहाँ बनाया था. जो हमने यहाँ बनाया था इसके अंदर देखो, एक पार्टिकल किधर जा रहा था टुवर्ड्स द लेफ्ट और एक कहाँ जा रहा था टुवर्ड्स द राइट. तो फोर्स कहाँ लग रही थी? और दैट वाज अपवर्ड, दैट वाज एक्टिंग वेयर अपवर्ड. कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स. एंड सो वी कैन इश्यू द स्टेटमेंट ओवर हियर कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी? और दैट्स गोइंग टू बी रिपल्सिव. ऊपर वाले पे ऊपर लगी तो नीचे वाले पे नीचे लगेगी, न्यूटन थर्ड लॉ से. सो द वायर्स कैरिंग द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कहाँ पे? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर. ये दोनों बिहेवियर कैसा है? मैग्नेटिक बिहेवियर है, इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर नहीं है. लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, बट द मूविंग चार्जेस may attract, may repel, even they have the same nature of charge. Repeating once again, even if they have the same nature of charge, depending upon the direction of their motion, they may magnetically attract and magnetically repel. So this illustration tells us the magnetic attraction, they are magnetically attracting each other, and the second is giving us a visual, they are magnetically repelling each other. और ऐसा क्यों हो रहा है? The reason is quite fine कि जब दोनों का direction of motion same है, they are moving in the same direction, they will attract, and if they are moving in the opposite direction, they will repel. Technically speaking, in the terms of the current, if the current is in the same direction in the wires will attract each other, they will come closer.
And if they are carrying the current in the opposite direction and they are near to each other, they are going to repel each other. They will become far from each other. राइट. सो द होल आइडिया वॉज सेम कि एक चार्ज क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और दूसरा चार्ज क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा. सो माय फ्रेंड्स, एक एक करके पढ़ते हैं. तो एक एक करके पढ़ने का रीजन क्या हो गया कि हम सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना चाहें तो एक जो वायर है उसमें जो करंट आए उसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि कहाँ पर है, अलोंग द वाई एक्सिस है, अलोंग द जे कैप है, इस पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस r दूर है इस वायर से, जो डायरेक्शन r कैप के अलोंग है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर, वी हैव डिराइव दैट म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आइडियल क्रॉस आर कैप, मतलब क्रॉस जे होना चाहिए था, दैट्स क्रॉस आर divided by r square. That's the Biot-Savart's law and that's applicable for finding the current at a given point. ये P point पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है because of the current carrying wire. This is a current carrying wire which is carrying the current in one direction and इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आ रही है, वो डायरेक्शन हम पहले देख चुके हैं. That's in this direction over there. That's ideal cross R once again. That's ideal cross R. करंट कहाँ पे है, x पे, और पॉइंट कहाँ पर है, y पे. सो दैट्स आइडियल क्रॉस आर. हम कहाँ पर है, ऊपर, मतलब अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस. सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर इन दिस सेंस. दैट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू I क्रॉस R. इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. इस प्लेन परपेंडिकुलर, आइडियल एंड R इन द सेम प्लेन. If you're keeping the wire in the same plane and the point is lying in the same plane, the magnetic field is perpendicular to the plane. So दो रिलेशंस बने हमारे, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से. सो दैट्स अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल. ये चार्ज पार्टिकल आपका मूविंग है, दिस इज द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन ओवर हियर. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेक करी, उसका एक्सप्रेशन कितना है, दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. दैट्स ओवर हियर एट दिस पॉइंट. कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पर है, अभी फिलहाल वाई एक्सिस पर है, मतलब जे कैप के अलोंग है, मतलब कार कैप के अलोंग है. कितनी दूर है ये पॉइंट, सर r डिस्टेंस है, और उस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, दैट्स वंस अगेन प्लेन परपेंडिकुलर, दैट्स वंस अगेन अलोंग दिस डायरेक्शन. दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन परपेंडिकुलर टू द v and r वेक्टर्स. सो दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए आपको. वन इज बिकॉज ऑफ द मूविंग चार्ज एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग वायर. दोनों सेम है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है. बुक्स उनको दो अलग अलग आर्टिकल मानती है, हम एक ही आर्टिकल मानेंगे. जहाँ जैसा हमारे को यूज़ होगा उस तरीके का रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? इट वाज लिंक टू द लास्ट आर्टिकल of the relativity theory. Thanks to the Einstein, thanks to the modern physics, thanks to the Lorentz transformation, we understand the time dilation factor. उसकी वजह से हमें पता चलता है कि आइडिया जो मैग्नेटिक फोर्सेस का है वो एक रिलेटिव आइडिया है. अगर आपके रिस्पेक्ट में चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पर हैं आपके रिस्पेक्ट में, तो फिर आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव होगा. लेकिन अगर आपके रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो मूविंग है आपके रिस्पेक्ट में, सबको आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू एज एन ऑब्जर्वर. तो आपके रिस्पेक्ट में दोनों चार्जेस मोशन में हैं. सो इन दैट केस देयर विल बी एन एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्स बिटवीन देम एंड दैट विल बी द मैग्नेटिक एक्सपीरियंस बिटवीन देम. हम उनकी तरफ से सोच रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना हमारे ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी है, ना हमारे ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगी है. हम उनके नज़रिए से देख रहे थे, पर बीइंग एन ऑब्जर्वर हमने डिसाइड करना था कि कैसा लग रहा है. So we decided that they are supposed to be having an experience of both a magnetic and electrostatic behavior. और वो किस तरीके से magnetic behavior create हुआ वो हमने एक एक करके समझा. You can rewind the lecture, watch it again, understand the importance of the theory of relativity in this idea. If that wasn't there, if those two frames, the S and S prime was not there, then you could not understand the link between the electricity and the magnetism. आप magnetism force को अलग से पढ़ लेंगे, अलग तरीके से, जैसे बुक्स पढ़ाएंगे आपको. अब ओपन करिए बुक्स को, आपको दिखेगा सीधा बायट-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट. मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, आप बुक खोल के देखिए, आपको डायरेक्ट बायट-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट आएगी. उसका आगे पीछे सर पैर नहीं आएगा. आप स्कूल टीचर से पूछ के देख लेना, दे विल बी टेलिंग यू कि ऐसा ही है, दिस इज द बायट-सावर्ट्स लॉ एंड यू नीड टू किक स्टार्ट द चैप्टर विद इट. तो बताएंगे नहीं कि मैग्नेटिक ये बायट-सावर्ट्स लॉ कहाँ से आया, बिकॉज इट टेक्स टाइम एंड एनर्जी. आई हैव स्पेंड द टाइम एंड एनर्जी ऑन यू. प्लीज़ रिवाइज दिस. सर एक बार अपने हाथ से खुद करके देखिएगा, मज़ा आएगा आपको करने में, आपको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस. और वो इमेजिनरी हम क्यों बोलते हैं वो बात समझो.
इतनी आसानी से दिखती नहीं है, फ्रेम का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इतनी आसानी से आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको फील ही नहीं होगा कि उन चार्ज पार्टिकल्स के जीवन में एक और कोई फोर्स आ गई है। बस आपको रट्टा मारना पड़ता है, अब नहीं मारना पड़ेगा। सो कीप ऑन लाइक वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फर्दर लेक्चर्स। आज के लिए मैं क्लोजिंग करूँगा। अगर जिसने भी ये लेक्चर देखा है, होपफुली उसने मेरा पहला वाला लेक्चर भी देखा होगा, तभी इस लेक्चर का मज़ा है। नहीं तो और टाइम डायलेशन वाली बातें अगर आपको नहीं समझ में आई, और एक बड़ेरा बात भी करी ना हमने लेक्चर में, दैट वाज टू इम्पॉर्टेंट, freezing of the clocks. Okay, with that, let me freeze the frame over here for you. Okay, have a